गुड मॉर्निंग साथियों। फिज़िक्स में आज नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि यह है 4th यूनिट ही, पर उसका चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट? देखो क्लास 10th में इससे पहले आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा था, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या चीज़ होती है कि यार डायरेक्ट करंट वो होती है जिसकी आपने बचपन में पढ़ा था, एक ही डायरेक्शन होती है करंट के फ्लो होने की। और सही भी है, करंट के फ्लो होने की एक ही डायरेक्शन होती है, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, जो कि है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट होता क्या है, डीसी में पॉजिटिव टर्मिनल होल ऑफ द जर्नी ऑफ द करंट में पॉजिटिव टर्मिनल एक ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और नेगेटिव टर्मिनल एक ही रहेगा। जैसे आपने, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक टॉपिक का नाम डाल दें डीसी वर्सेस एसी। पहले तो यही समझ लेते हैं, डायरेक्ट करंट वर्सेस ऑल्टरनेटिंग करंट। हम यहाँ पे सब चीज़ देखेंगे कि डायरेक्ट करंट दिखता कैसे है, क्या इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए मॉडर्न कंटेक्स्ट में, क्लास 12 के कंटेक्स्ट में, और कौन ज़्यादा प्रिफरेबल है, किसको हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो डीसी और एसी की बात करेंगे यार। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। यार डायरेक्ट करंट आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? देखो, एक इसकी डेफिनेशन ये बनी कि पहली बात, इन विच करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन। तो इन विच करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन। पर अब आगे जाके तुम लोग ये पढ़ोगे कि एसी भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है ये इतनी खास तो नहीं है कि इन विच करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन। इससे बढ़िया क्या होगी, इससे बढ़िया ये होगी कि हेयर डायरेक्ट करंट में पॉजिटिव जो हमारा टर्मिनल है वो रिमेन सेम, वो एक ही रहता है, वो चेंज ही नहीं होता होल ऑफ द जर्नी में। और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो भी क्या नहीं होता, चेंज ही नहीं होता, नॉट चेंज या सेम रहता है। या तो आप ये कह सकते हैं, या तीसरी सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या है कि डीसी जो है डायरेक्ट करंट, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता फॉर होल ऑफ द जर्नी, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। एक बार वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ गया तो पूरी जर्नी में वही रहेगा, ठीक है। तो तीसरी बात ये है, हेयर करंट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे करंट का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है विद टाइम। टाइम के साथ करंट का कैसा मैग्नीट्यूड होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जितना भी समय बढ़ जाए करंट की एक फिक्स वैल्यू रहेगी। तो अगर हम इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ बना दें, यहाँ पे हम ले लें अपना डायरेक्ट करंट, और यहाँ पे हम ले अपना टाइम t, ठीक है, और ये डायरेक्ट करंट है I, ठीक है। इसको सीधा बना लेते हैं थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो करंट की एक फिक्स वैल्यू होगी और होल ऑफ द जर्नी में वो फिक्स ही रहेगी। तो देखो कांस्टेंट है करंट, ठीक है, पर फिर करंट की डायरेक्शन तो ये रही, तो ठीक है ना, बढ़ गया और समय के साथ देखो उतना ही रहा। करंट बढ़ गया, अपनी इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू में आ गया, और फिर उसके बाद देखो उथल पुथल नहीं हुई, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई, समय के साथ वो इतना ही रहा। ये होता है हमारा डायरेक्ट करंट। अब इसके आपको सोर्सेस पता है। पहली बात तो करंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कहना गलत है, दोनों ही करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। बट यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है उसका कहने का, कि यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल ऑफ द जर्नी में एक ही रहेगा जो आपको दिख रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल भी होल ऑफ द जर्नी में एक ही रहेगा। तीसरी बात देखो डायरेक्ट करंट में क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस बेस पे बोल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी यूनिट थी उसके बेस पे हम कह रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पे करंट क्या है, उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, विद टाइम उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ डायरेक्ट करंट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, है ना। एग्जांपल ऑफ सोर्सेज, यार जैसे आपने देखा है सेल, जो आपका ड्राई सेल होता है, ठीक है, वो सेल, तो आपने देखा वो सेल जो निप्पो पैनासोनिक के आते हैं 5 रुपये के, तो ऐसे रहते हैं वो सेल। ये यहाँ पे ब्रांडिंग होती है, लिखा रहता है यहाँ पे 5 वोल्ट। आपको पता है 5 वोल्ट तो देता नहीं है, ये वोल्टेज कम ही देता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ वोल्टेज खाता है, जिसको हम ड्रॉप वोल्टेज या लॉस्ट वोल्टेज कहते हैं। अब देखो
होता क्या है, ये जो बाहर को उभरा हुआ, ये बल्जिंग आउट वाला जो होता है, इसे हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं और ये नेगेटिव मानते हैं। और हमेशा अगर हमने सर्किट बनाया तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये अंदर चीज़ क्या है, नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन हमेशा ये होगी। सेम गोज़ फॉर बैटरी, ये सब चीज़ें हैं। अब आपको डीसी की एक बात बताता हूँ। डीसी की सबसे खास बात क्या है, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब आप इसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ये कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, सेल को, बैटरी को, इन सब को कैरी कर सकते हो आप। ये सारी डायरेक्ट करंट की खूबियाँ हैं। नुकसान बता देता हूँ। आप जो आपके फिज़िक्स के मॉडल होते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल बोलते हैं करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बोलते हैं करने के लिए, उसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल मॉडल भी बनाते हो बहुत बार, बहुत सारे हैं आपके उसमें। जैसे पोटेंशियोमीटर का बनाते हो आप, है ना, वोल्ट मीटर का बनाते हो, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का बनाते हो, इतने सारे आप बनाते हो। तो वो सर्किट इमेजिन करो कितना बड़ा हो सकता है। मैक्सिमम लार्जेस्ट उसकी जो डायमेंशंस है वो कितने बड़े हो सकते हैं। ऑब्वियसली इस वाइट बोर्ड के जितने, है ना, या इस रूम के जितने। रूम के जितना तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है इतना बड़ा हम डीसी सर्किट बना नहीं सकते। डीसी सर्किट छोटा सा ही होता है, इतना बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम मैं मान सकता हूँ इस वाइट बोर्ड के जितना होगा। तो ऐसे क्या बंदिश है या क्या लिमिटेशन है कि हम उसे डीसी सर्किट को रूम के जितना बड़ा नहीं बना सकते। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हम बड़ी बड़ी इन्वर्टर तो होते नहीं थे, बैटरीज़ यूज़ करते थे, उन्हें चार्ज करते थे और रात को बिजली जाती थी तो उनको यूज़ करते थे। पर वो ज़्यादा समय के लिए फिजिबल नहीं होती थी, 1-2 घंटे के लिए होती थी। ठीक है, ये तो सारे इसके बेनिफिट्स हुए कि डायरेक्ट करंट की एक कांस्टेंट डायरेक्शन होती है करंट की, इसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, ये पोर्टेबल होता है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल फिक्स होता है, नेगेटिव पोटेंशियल फिक्स होता है। माइंड इट, पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से हाई होता है। अच्छा, अब जरा लिमिटेशंस देख लेते हैं डीसी की। लिमिटेशंस ऑफ डीसी, देखो डीसी की लिमिटेशंस क्या है। पहली बात तो क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है डायमेंशन प्रॉब्लम। डायमेंशन प्रॉब्लम कि आप कितना बड़ा सर्किट बना सकते हो डीसी का, ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि यार डीसी का सर्किट बनाने के लिए आप वायर का यूज़ करते हो और वायर में हो जाता है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, और रेजिस्टेंस की वजह से बनती है जूल्स हीटिंग। जो जूल्स की हीट होती है वो बनती है, और हीट इज़ अ लॉस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी जो है लॉस्ट फॉर्म है। तो जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, आपने जो बैटरी से सप्लाई करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने बैटरी से सप्लाई करी, तो क्या है उसका मैक्सिमम परसेंटेज तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। ये हीट कैसे बनी, ये हीट बनी जूल्स हीटिंग लॉ से, कि जब आप वायर को हीट करोगे फॉर अ सर्टेन टाइम टी, उसमें करंट आई फ्लो करोगे, वो आई करंट डीसी वाला ही है, तो हीट जो जनरेट होगी वो लॉस्ट फॉर्म है, आप उसे कैप्चर नहीं कर सकते। यह हमें थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड प्रिंसिपल ने भी बताया था, क्या, कि सारे के सारे वर्क को, सारे के सारे मीनिंगफुल वर्क को आप अनवांटेड हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। पर अभी तक ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी जो हीट को, अनवांटेड हीट है, जैसे गाड़ी चल रही है तो धुआं निकल रहा है, अनवांटेड जो हीट है उसको आप किस में कन्वर्ट कर पाओ, मीनिंगफुल वर्क में। अनवांटेड हीट को मीनिंगफुल वर्क में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट आप सारे के सारे वर्क को नॉन यूज़फुल या अनवांटेड हीट में कन्वर्ट कर दो। यह है, आपने बहुत मेहनत करी, डोले शोले बनाई, मसल्स बनाई, दीवार में धक्का मार रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हो नहीं, पर आपकी क्या मीनिंगफुल एनर्जी वेस्ट हो रही है। हाँ, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा, दीवार में रस्सी से आपने मोटरसाइकिल बांध दी और चला रहे हो, तो क्या मोटरसाइकिल आगे जाएगी, नहीं, तो क्या होगा, सारी की सारी वेस्ट हो गई। तो आपने मीनिंगफुल वर्क जो हो सकता था उसे अनवांटेड हीट में क्या करा, कन्वर्ट करा, यह आपके नुकसान है। ठीक है, तो डीसी में क्या है, डायमेंशन प्रॉब्लम है विद लार्जर डीसी सर्किट। जब हम लार्जर डीसी सर्किट बनाते हैं विद लार्जर डीसी सर्किट, रेजिस्टेंस विल बी लार्ज। लार्जर डीसी सर्किट के बाद या होने से, लार्जर डीसी सर्किट के होने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत लार्ज होगा। और अगर रेजिस्टेंस लार्ज हो जाए तो होगा क्या, देन अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ, जो हमारा जूल्स का लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स हीटिंग लॉ, जो कि आपका क्या है, H = I² RT। ये इसकी वजह से ये अनवांटेड हीट डेवलप हो रही है, और ये अनवांटेड हीट बढ़ती ही जाएगी। इसको हम मीनिंगफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे हम ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिसको हम सही काम में यूज़ कर पाएँ। तो ये अनवांटेड हीट है और ये बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? जब आपके वायरिंग कनेक्शन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा लेंथ के हो जाएंगे। मतलब आपका सर्किट जितना बड़ा हो जाएगा डीसी का, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से जूल हीटिंग के लॉ के अकॉर्डिंग हीट भी बढ़ेगी, या अनवांटेड हीट है। तो एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। एफिशिएंसी जो होती है ना, कि आपने अगर बैटरी लगाई और वो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे, तो एफिशिएंसी आप डीसी सर्किट में ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। आप चाहते क्या हो? आप उस इलेक्ट्रिकल जो आपका सर्किट है जिसमें आपने डीसी बैटरी लगाई, उससे बल्ब जलाना चाहते हो, इससे मैकेनिकल मोशन करना चाहते हो, मोटर चलाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, फ़ोन चार्ज करना चाहते हो, लाइट जलाना चाहते हो, बल्ब जलाना चाहते हो, बहुत सी चीज़ें करना चाहते हो, पर वो इतनी एफिशिएंसी से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन ये है, डायमेंशन प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, आप खुद सोचो, जैसे इंडिया है या आजकल का जो जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड है, ये दो फैक्शन में डिवाइड है, अर्बन एंड रूरल। ठीक है, गांव वाला और अर्बन। ठीक है, अर्बन और रूरल, कहाँ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ आप उलझे रहते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से? अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और रूरल एरिया में इतनी नहीं है। बट डीसी क्या है, डीसी में एक कांस्टेंट वोल्टेज जाएगी या कांस्टेंट करंट जाएगी। अब क्या है, अर्बन में जितनी ज़रूरत थी उतना मिल नहीं पाया, उससे ज़्यादा ही ज़रूरत थी, और रूरल में कम ज़रूरत थी। आप तो डीसी यूज़ कर रहे हो, तो डीसी में तो आप कम ज़्यादा कर नहीं सकते करंट और वोल्टेज को। तो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी अर्बन में, वो भी पूरा नहीं हो पाया नीड, और जहाँ कम ज़रूरत थी आप बचा भी नहीं पाए करंट को। समझ में आया? मान लो आपका जो डीसी सोर्स है, एक मिनट है, मान लो आपका जो डीसी सोर्स है यार, वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा, कितने की, 10 वोल्ट की मान लो, और आपको करंट देगा मान लो 20 एम्पियर का, ऐसे मान लिया है ना, 10 वोल्ट और 20 एम्पियर, यह है 10 वोल्ट और 20 एम्पियर। और ये डीसी करंट के जो वायरिंग कनेक्शन है ना, जो सर्किट है, तो एक तो अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में है, रूरल और अर्बन एरिया, ये दो एरियाज़ हैं। क्लियर है इतना? अब देखो दिक्कत क्या है, मान लो अर्बन में आपको वोल्टेज चाहिए 15 वोल्ट और इसी के अकॉर्डिंग करंट चाहिए लगभग 25 एम्पियर। आप एक्स्ट्रा दे ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि हम इसे बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, या तो बढ़ा दो या तो घटा दो। तो कांट बी स्टेप अप, कांट बी स्टेप अप, स्टेप अप। तो नीड पूरी नहीं हो पाई, जो हमारी नीड थी वो पूरी नहीं हो पाई, आप स्टेप अप नहीं कर पाए। जबकि रूरल एरिया में कम ज़रूरत है, मान लो V" है 5 वोल्ट की ज़रूरत है, ठीक है, 5 वोल्ट्स, और जो हमारा करंट है वो 7 एम्पियर का है मान लो। अब क्या हुआ, यहाँ पे कम नीड थी तो हम स्टेप डाउन भी नहीं कर पाए, कांट बी स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ये ना स्टेप अप कर पाए ना स्टेप डाउन कर पाए। तो आपने करा क्या, आपने नुकसान करा। यहाँ पे भी क्या हुआ, आप एनर्जी नीड पूरी नहीं कर पाए, एनर्जी की जो नीड थी वो इनकम्प्लीट रही, और यहाँ जो एनर्जी का एक्सिस है आप उसे सेव नहीं कर पाए। जो एनर्जी यहाँ पे एक्सिस में थी, वोल्टेज और करंट की जो एनर्जी थी एक्सिस में थी, वो आप सेव नहीं कर पाए। तो हुआ क्या, यहाँ पे भी लॉस हुआ क्या, वहाँ पे भी एक तरह का लॉस है, क्योंकि आप नीड ही पूरी नहीं कर पा रहे हो, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वहाँ पूरी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितनी एनर्जी बचानी थी वो बचा नहीं पाए। अच्छा, कितना बढ़िया होता कि यहाँ पे जो बच गई थी या जो बचनी चाहिए थी वो यहाँ यूज़ हो जाती, है ना, जो यहाँ पे बचनी थी वो यहाँ यूज़ हो जाती, पर ऐसा हम कर ही नहीं पाए डीसी में। समझ में आया ना? यहाँ पे तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जितने दे रहे थे उतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं थी, तो बचा लेते ना, और वो बचाने वाली किसको दे देते, अर्बन एरिया को दे देते। ऐसा नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें कौन करता है, बचाने घटाने का, स्टेप अप स्टेप डाउन का आपने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है? ट्रांसफार्मर। बट एक मेन बात है, देखो डीसी ट्रांसफार्मर कांट एग्जिस्ट, डीसी ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ट्रांसफार्मर सिर्फ किस में काम करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में, जो आपके घर में आती है मेन सप्लाई, है ना, लाइव ग्रीन ये वाली न्यूट्रल वाली चीज़ 3 वायर वाली होती है ना, वो तो वो मेन सप्लाई होती है। क्लियर, इतनी बातें। ट्रांसफार्मर होता ही नहीं डीसी में, तो अगर आपने डीसी बना भी दिया सर्किट बहुत बड़ा, तो उसमें आप स्टेप अप स्टेप डाउन जैसी कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक डीसी ट्रांसफार्मर तो बन ही नहीं पाया। डीसी ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, बट
कुछ तुम में से बोलेंगे सर डीसी बूस्टर होती है एक चीज़, वो तो कर देता है डीसी को बूस्ट, बूस्ट भी करता है, नाम बूस्टर है, मिसनोमर है, मिसनोमर है, नाम है ऐसी, है ना। काम इसके और भी हैं, जैसे डीसी बूस्टर है तो ये क्या करता है, डाउनग्रेड भी कर देता है। बट डीसी बूस्टर किसके कॉस्ट में करता है मैं आपको बताता हूँ। डीसी बूस्टर इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये काम क्या करता है वो देखो, जैसे डीसी बूस्टर है, मान लो आपकी डीसी वोल्ट आई 10 वोल्ट और मान लो रूरल एरिया में चाहिए 5, तो ये 5 वोल्ट को ना ख़त्म कर देता है डीसी बूस्टर। ये काम में नहीं आती, ये स्टोर नहीं हो पाती डीसी बूस्टर की, ख़त्म हो गई। तो मान लो यहाँ 5 की ज़रूरत थी, 5 तो दिया, पर जो 5 वोल्ट बचा उसको आप यूज़ नहीं कर पाए, वो ख़त्म हो गया। ऐसे यहाँ पे डीसी बूस्टर में यही है, अगर आप अर्बन एरिया में देना चाहोगे तो आप उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा। 10 वो यहाँ से उठाएगा, 5 वो कहीं और से उठाएगा दूसरे सोर्स से। वो दूसरा सोर्स डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। तो आपने एनर्जी कहाँ बचाई, आपने तो दूसरे से ली है, ये बात है, दिक्कतें। चलो एक फाइनल देखते हैं, फिर डीसी में लिमिटेशंस आपको पता होगी। देखो डीसी के सोर्सेज क्या हैं, बैटरी है, सेल है, ये सारे किसके सोर्सेज हैं, डीसी के सोर्सेज हैं। और बच्चों इन सब में होती है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी, केमिकल्स जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। जैसे एक छोटा सा आप 50 ml NaOH सॉल्यूशन जो होगा कंसनट्रेटेड, वो लगभग 1500-1600 रुपये का आता है, बहुत महंगा है। तो तीसरी लिमिटेशन ये बताता हूँ, डीसी सोर्सेस है केमिकल एनर्जी। डीसी सोर्सेज में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और यही केमिकल एनर्जी बाद में क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। बट ये जो केमिकल हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। तो ये थोड़ा महंगा मामला है, बहुत मतलब महंगा मामला है। सेल, बैटरी बहुत महंगे मामले हैं। आप खुद ही देखो, आपकी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाती है तो 700-800 रुपये की आती है, ये दिक्कतें हैं, ठीक है। अब देखो एसी के क्या फ़ायदे हैं। तो पहले देखो एसी का मॉडल क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज क्या हैं, पहले ये देखो, फिर मैं बताऊंगा ये होती क्या चीज़ है बाद में। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज होते हैं, आपने देखा होगा जैसे 2 होते हैं। जैसे जापान में तो न्यूक्लियर पावर यूज़ करते हैं, उससे एसी बनती है। बट यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम लोग जो हैं, हम पे वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम हाइडल पावर स्टेशंस का यूज़ करते हैं, डैम बनाते हैं हाइडल पावर स्टेशन। तो ज़रा वो समझ लेते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, ध्यान से समझो इसे। तो पहले जैसे हमारा सोर्सेज है हाइडल पावर स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन, और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आपका मन में बना के दिखाऊंगा कि ये केमिकल एनर्जी जो डीसी में है उससे ज़्यादा वाइबल, उससे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी का भी है। हाइडल पावर स्टेशन में क्या होता है यार, एक डैम होता है, डैम में हम बहुत ज़्यादा पानी भर के रखते हैं, इस पर होती है हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहाँ पे, यह जो आपका ये क्या है, डैम है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है ये बातें। अब होता क्या, हम यहाँ पे एक इनलेट बना के रखते हैं, इनलेट, और वो इनलेट जुड़ी रहती है कैनाल से, ये हमारी कैनाल है, ठीक है, और कैनाल से थ्रू, इनलेट के थ्रू क्या निकलता है, पानी निकलता है। ये जो है हाई पोटेंशियल एनर्जी में, नीचे वाले पानी पे ऊपर वाला पानी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, वो दबेगा दबेगा दबेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो मोशन में कन्वर्ट हो रही है। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। आप एज इफेक्ट को नेगलेक्ट करना कि यहाँ से जो मतलब यहाँ पे पानी टकराएगा, यहाँ पे पानी टकराएगा दीवारों में, तो मोशन डैम्प हो जाएगा, मोशन हिंडर हो जाएगा, मोशन रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, आइडल केस मान रहे हैं। तो हाई पोटेंशियल एनर्जी है, पानी की ऊपर वाला पानी की जो लेयर है, नीचे वाली पानी की लेयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगी और वो कैनाल के थ्रू निकलेगा वाया प्रेशर, हाई से कहाँ जाएगा, लो जाता है, ठीक है, मोशन। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे हम रोटेटर लगा के रखते हैं, रोटेटर जिसको हम टरबाइन भी कहते हैं, ठीक है। वो पानी जो है इस टरबाइन को रोटेट करता है, पानी जो है इस टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है, इसको रोटेट करेगा बहुत अच्छी तेज़ी से। ये इस रोटेटर को हम लगाएंगे जनरेटर के शाफ्ट में, ये एक सिंपल सा समझ लो, जनरेटर का शाफ्ट है ये रहा, ठीक है। तो मैकेनिकली जब ये रोटर जो है, टरबाइन बोल लो या रोटर बोल लो, जब ये टरबाइन या रोटर मूव करेगा, कैसे मूव करा, ये पानी है नीचे आया, काइनेटिक एनर्जी बनी, इसको मूव कराएंगे, ये रोटर भी मूव करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनेगी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल
एनर्जी, ये बनी हमारी मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से देखो, पहले थी पोटेंशियल, फिर क्या बनी काइनेटिक, फिर क्या बनी मैकेनिकल, और फाइनली इसको हम ट्रांसफार्मर से जोड़ के रखते हैं, ट्रांसफार्मर से जोड़ के रखते हैं वायर के कनेक्शन को, और ट्रांसफार्मर से हमारे घर की तरफ जितने भी हमारे घर हैं उनमें ये सप्लाई आती है। तो फाइनली मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफार्मर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, स्टेप अप स्टेप डाउन करना पड़ता है। मान लो ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है, तो ट्रांसफार्मर ही ऐसी डिवाइस है जो इसे स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकती है। रूरल में कम ज़रूरत है तो डाउन कर देगी, जो बची उसे अर्बन पे भेज देगी तो स्टेप अप हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो देखो, ये हाइडल पावर स्टेशन का एक छोटा सा मैंने मॉडल बनाया। होता क्या है, पानी ही तो यूज़ हुआ, पानी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, जितना यूज़ हुआ वापस आ जाएगा, नदी के थ्रू आएगा, वापस यहाँ जमा हो जाएगा, ऐसे हैं। तो पानी ज़्यादा एक्सपेंसिव है या केमिकल? केमिकल ऑब्वियसली। पानी तो हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा, और ये और भी तो वाइबल है। अंदर बहुत एक्वाटिक लाइफ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें नुकसान भी है, फ्लड भी आ सकती है इससे, बहुत सारे विलेजेस को सबमर्ज करना पड़ता है। आपके लिए जो डेवलपमेंट है वो औरों के लिए थोड़ी है, सबका डेवलपमेंट अलग अलग है। आप चाहते हो कि हमारे घर में बिजली आए 24 घंटे, क्या पता उसके लिए डैम का पानी बढ़ाना पड़े या डैम का पानी छोड़ना पड़े और वो किसी विलेज को सबमर्ज कर जाए। क्या पता विलेज के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, जितने भी लोग हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ये सारे आदिवासी, उनको पलायन करना पड़े, उनको डिस्प्लेस होना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें, सबका डेवलपमेंट अलग अलग है। बट अब अभी हम यहाँ पे फिज़िक्स के कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं कि जो हमारा हाइडल पावर स्टेशन है, यहाँ पे डैम है, डैम पे पानी है, पानी क्या हाई पोटेंशियल में है। तो क्या होगा, ऊपर वाली पानी की लेयर नीचे वाली पानी की लेयर को क्या करेगी, प्रेशर में रखेगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और अगर हमने इनलेट दे दिया तो कैनाल के थ्रू वो पानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ हमने रोटर या टरबाइन लगाया है, वो इसे मूव करेगा। रोटर या टरबाइन सीधा किससे जुड़ा है, आपके जनरेटर के शाफ्ट से जुड़ा है, ये लिख लेना, ठीक है। सब चीज़ लिखा करो यहाँ पे ना, जनरेटर के शाफ्ट से जुड़ा है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और मैकेनिकल एनर्जी सीधा किस में कन्वर्ट हुई, वायर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। दिस इज़ मोर फिजिबल ऑप्शन, वाइबल ऑप्शन, इनएक्सपेंसिव ऑप्शन एज कम्पेयर टू बैटरी और एसी, बैटरी और केमिकल एनर्जी। क्लियर, ये चीज़ें। तो एक तो ये करते हैं हम। दूसरा देखो क्या कर सकते हैं यार, दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उसमें क्या होता है देखो, जैसे जापान में यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यहाँ पे भी करना चाह रहे थे। तो हमने एक जगह ढूंढ भी ली थी साउथ में, बट फिर वो आपको पता ही है NGOs जो हैं, फॉरेन फंडेड NGOs, वो रोक देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। वो करने नहीं देते डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट नहीं करने देती फॉरेन पावर्स, ये दिक्कत है, ठीक है। चलो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जैसे हमने न्यूक्लियर पावर बनाया शिवलिंग के जैसा, ऐसे होते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। चाहे आप बार्क देख लो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसकी भी शेप ऐसी है। इसरो की देख लो, क्योंकि बेस्ट है, ऐसी शेप बेस्ट होती है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकती है और सबसे कम एनर्जी इससे ट्रांसमिट होगी, लॉस भी बहुत कम होता है और गेन सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज़ द बेस्ट शेप, शिवलिंग के जैसी होती है शेप, दिस इज़ द बेस्ट शेप। तो ये हमारा एक क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यहाँ पे हमने बनाई न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनाई, न्यूक्लियर एनर्जी। अब क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ठीक है, उसे बहुत कंट्रोल्ड वे में हम एक पानी के टैंकर, बहुत बड़ा पानी का टैंकर बनाया रहता है, डैम टाइप का बनाया रहता है, उसमें भेजते हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, वो क्या कर देती है, यहाँ का जो वाटर है उसको कन्वर्ट कर देती है स्टीम में। वो स्टीम ना यहाँ से हम एनक्लोजर के थ्रू निकालते हैं। फिर तो सारा वही है, शाफ्ट होता है, रोटर होता है मैकेनिकल, ठीक है, टरबाइन लिख लो चाहिए इसे। यहाँ से जो स्टीम निकली उसमें बहुत हाई एनर्जी होती है, वो इस रोटर को घुमाती है। फिर ये रोटर बस वही जनरेटर से कनेक्टेड रहता है ऐसे, और फिर बस वही ट्रांसफार्मर, और फिर आपको पता ही आगे 2 होम्स, रूरल और अर्बन, ठीक है। तो होता क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम क्या कराते हैं, फिजन प्रोसेस कराते हैं। फ्यूजन तो होती नहीं, फ्यूजन सन में होती है। फिजन मतलब क्या होता है, एक हैवी, जो हमारा हैवी न्यूक्लियाई है वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होगा, टूटेगा। साथ में आपकी क्या होती है,
एनर्जी भी रिलीज़ होती है बहुत हाई। बट मेन बात यहाँ चेन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। चेन रिएक्शन होती है ना कि एक न्यूट्रॉन है उससे 3 बने, बताया था ना ये पहले भी, एक न्यूट्रॉन से 3 बने, 3 से 9 बने, 9 से 27 बनाए, 27 से 81 बने, 81 से 243 बने, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 729 बने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नो चेन रिएक्शन, बस कंट्रोल्ड वे में, बोला था ना आपको कंट्रोल्ड वे में यहाँ से हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे। एक वाटर का हमने सिस्टम एम्बैंकमेंट बना रखा है, ठीक है, पानी हमने इकट्ठा करा है, डैम डूम टाइप का, बड़ी सी टंकी टाइप का, उसमें ये एनर्जी जाती है, इसमें हीट होती है, फिर ये क्या करती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, वो स्टीम शाफ्ट को या टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से कनेक्टेड है, और वो जनरेटर फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे कन्वर्ट कर देगा। तो आपको यहाँ चेंज पता चला ना। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी किस में चेंज हुई, स्टीम एनर्जी या हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी जो है उसने मैकेनिकल एनर्जी बनवाई, मैकेनिकल एनर्जी ने फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनवाई, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफार्मर के थ्रू अकॉर्डिंग टू द नीड स्टेप अप और स्टेप डाउन होकर आपके घर तक पहुँचेगी। क्लियर, शाबाश। तो बेसिकली अब हम 2 चीज़ें बोल सकते हैं। एक तो क्या है, देखो घर लोगों के कितने दूर होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हैं इसका, इसमें पावर लॉस इतना नहीं होता, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ये पूरी दुनिया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसा आप मॉडल वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं ऐसे ये पूरी दुनिया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। बट ये इलेक्ट्रिकल सर्किट एसी बेस है, डीसी बेस नहीं है। और दूसरी बात, इसमें हीट लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है, तभी तो हम मोटी मोटी वायर यूज़ करते हैं, उसमें हीट लॉस क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात, यहाँ पे एसी दिमाग वाला करंट है, स्टेप और स्टेप डाउन हम इसे कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ये हमारे 2 सबसे मेन इसमें क्या है, प्लस पॉइंट है या मेरिट्स हैं। तीसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि एसी का जो सोर्स होता है वो क्लीन होता है, जैसे वाटर और आपका न्यूक्लियर एनर्जी। जबकि डीसी का सोर्स कैसा होता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, जैसे केमिकल है। ये चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लिख देते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। मैं डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कभी, कि जैसे आप शॉक लगता है ना, तो डीसी का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होता है, आपको झटका लगा तो आप उससे दूर भाग जाओगे, दूर हो जाओगे। जबकि एसी अट्रैक्टिव होता है, वो आपको जला के ही मानेगा। ये तो एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। पहला क्या है यार, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज़ पॉसिबल। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है वो बहुत आसानी से पॉसिबल है ड्यू टू लेस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग की वजह से, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी का जो लॉस होगा हीट की वजह से वो कम होगा, ये तो हमें पता चल गया। देन एसी कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, एसी कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वाया किसके यूज़ से, ट्रांसफार्मर, वाया ट्रांसफार्मर, ठीक है। यह एसी कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वाया ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू द नीड कैसी है रीजन की, है ना, गांव वाला है, शहर वाला है। तीसरा, सोर्स ऑफ एसी आर रिन्यूएबल। एक तो रिन्यूएबल होते हैं और क्लीन होते हैं। क्लीन मतलब वही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, लाइक वाटर हो गया, वाटर आपको पता है हाइडल पावर स्टेशन में, एंड आपका जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत क्लीन एनर्जी है, हालांकि है डिस्ट्रक्टिव, बट उससे कोई बाई प्रोडक्ट बनता नहीं है टॉक्सिक वाला, क्लीन होती है ये, ठीक है। तो इतनी चीज़ें देख लेना। अब हम मेन बात करेंगे एसी की, ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो मेन है। तो यार देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेट करना, ऑल्टरनेट मतलब चेंज होना, ट्रांजिशन आना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जिसका हर समय के साथ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, ऐसी करंट है जिसका समय के साथ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी चेंज होता है, बट पीरियोडिक होगा। कैसा होगा, पीरियोडिक मतलब कुछ समय बाद, कुछ इंटरवल के बाद, कुछ एंगल के बाद, कुछ फेज़ के बाद आपका
वही वैल्यू आ जाए जो इनिशियली थी, ये चीज़ है, ठीक है। तो हमें यहाँ कोई पीरियोडिक फंक्शन लेना पड़ेगा, जैसे साइन या कॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये, तो अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, उन्हीं का यूज़ करेंगे मैथमेटिकली। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, तो पहले एसी के बारे में बात करते हैं। क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है कंटिन्यूसली वेरी करेगी, वेरी मतलब फ्लक्चुएशन आएंगी, चेंज होगी, कंटिन्यूसली विद टाइम, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, दोनों चीज़ों में, मैग्नीट्यूड में भी एज वेल एज इन डायरेक्शन, एंड मस्ट बी पीरियोडिक, मस्ट बी पीरियोडिकली, पीरियोडिकली, ये मेन चीज़ है, पीरियोडिकली होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन लगाएंगे यहाँ, साइन या कॉस, है ना ये। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट है जो हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज होगी टाइम के साथ, और कैसे होगी, पीरियोडिकली होगी। पीरियोडिकली आपको पता है पीरियोडिक कैसे होता है, जैसे साइन 0 कितना होता है 0, फिर एक और बार 0 वैल्यू आती है 180 बाद, साइन 180 कितना 0, 360 कितना 0, ऐसी चीज़ें। तो पीरियोडिकली वैल्यूज़ वापस आती रहती हैं, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट में भी होता है, तो ये है, ठीक है। अब 2-3 बातें कि ऑल्टरनेटिंग करंट हैज़ वन कंप्लीट साइकिल, एक जो पूरी साइकिल है, एक जो पूरी साइकिल है उसे डिवाइड करते हैं 2 फेजेस में, डिवाइड इनटू 2 फेजेस, हम नहीं करते, होती है, ठीक है, डिवाइड इनटू 2 फेजेस। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो पूरी कंप्लीट साइकिल होती है वो 2 फेजेस में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं, एज यू ऑल नो, फर्स्ट हाफ साइकिल, पहली हाफ साइकिल, और दूसरी होती है सेकेंड हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकेंड हाफ साइकिल, ये 2 उसमें चेंज होती है। देखो पहली हाफ साइकिल हम कन्वेंशनली पॉजिटिव मानते हैं, सेकेंड हाफ साइकिल क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो यार आपका एवरेज जो आएगा, करंट जो एवरेज आएगा एसी में वो 0 होगा। क्यों होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मान लो पहला प्लस आई बन गया, दूसरा माइनस आई बन गया, टोटल कितना आया 0। तो एसी ओवर कंप्लीट साइकिल कितनी रीडिंग देगा, एमीटर में 0 देगा। कितनी देगा, 0। एमीटर में ही मेजर होगा या गैल्वेनोमीटर में होगा, तो 0 आएगी पूरी कंप्लीट साइकिल में, क्योंकि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव दूसरी हाफ साइकिल नेगेटिव। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, एक और चीज़ बता देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन से करेंगे यार, तो जैसे हमने ये बना दिया, अब हम पे है करंट कौन सी वाली, एसी वाली, और यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो हमें पीरियोडिक फंक्शन बनाना है, थोड़ा ऊपर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर, यहाँ बना देते हैं। क्लियर है, तो आपको बनाना है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कुछ समय बाद ये रिपीट करेगा अपने को। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पीक आई, नीचे गया, पीक आई, ऐसे चलेगा, आगे बढ़ेगा ऐसे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और दोनों पीक बराबर बनाना, ये। अब देखो मैं बोल रहा था आपको टोटल 0 आएगा, क्यों, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो मान लो यहाँ टाइम 0 होता, फिर यहाँ पे t/2 होता, और यहाँ पे टाइम t होता। तो अब खुद देखो, पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो करंट फ्रॉम टाइम 0 से t, तो उसे 2 पार्ट में तोड़ा। पहला चला 0 से t/2, प्लस दूसरा चला t/2 से कितना, t। खुद देखो, पहले 0 से t/2, फिर t/2 से कितना, t। ये पूरी साइकिल होगी एक, है ना, पूरा एक चक्कर है ना, ये यूँ पूरा चक्कर, आगे नहीं बढ़ना। अब देखो अगर यहाँ प्लस आई होता, दूसरी जगह माइनस आई होता, ये प्लस आई होता, वो होता माइनस आई, तो कुल मिला के कट के कितना आता, 0 आता। इसलिए कंप्लीट साइकिल में या कंप्लीट टाइम पीरियड में कितना आएगा, इसी 0 आएगा ये। तो यहाँ पे देखो आपको पीरियोडिसिटी दिखी, पीरियोडिसिटी कैसे दिखी कि देखो मिनिमम कितना है यहाँ पे, ये रहा ना, ये मिनिमम लाइन है। तो देखो एक तो कहाँ है, 0 पे है, फिर कहाँ आई, t/2 पे आई, फिर कहाँ आई, t पे आई, ऐसी देखो आपकी पीक भी आई। तो पीरियोडिक फंक्शन है ये। क्लियर, शाबाश। अब बात करते हैं एसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि यार एसी में ना फ्लक्चुएशंस आती हैं काफ़ी,
और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये फ्लक्चुएशंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आएगी, है ना, पर हर समय तो मैक्सिमम होगा नहीं। तो देखो AC को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, या तो I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा t, कोई सा भी यूज़ करो। वैसे साइन वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर कॉस आ जाए तो घबराना नहीं है, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। साइन भी पीरियोडिक फंक्शन है और कॉस भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये चीज़ है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें क्या हैं। I0 होती है पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि पूरी होल ऑफ द जर्नी में करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की जो सबसे पीक वैल्यू टच हो सकती है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो टच हो सकती है AC की, वो है, ठीक है, I0। ये हमेशा एक तरह से कांस्टेंट ही रहती है, कांस्टेंट किसी गिवन करंट के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, I होता है। कब होता है, T टाइम में। ये T टाइम कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंस्टेंट का हो सकता है, ये मान लो 2 सेकंड इंस्टेंट का है, 5 सेकंड का है, तो ये चेंज होती रहेगी, बट I0 कांस्टेंट रहती है किसी गिवन करंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो I इज़ द वैल्यू ऑफ AC, वैल्यू ऑफ AC एट एनी इंस्टेंट T, किसी इंस्टेंट T में जो AC की वैल्यू है, T और T ये एक ही है ना, किसी इंस्टेंट T में जो AC की वैल्यू है उसे I बोलते हैं। अब देखो साइन ओमेगा टी तो आपका पीरियोडिक फंक्शन हो गया, साइन ओमेगा टी आपका पीरियोडिक फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, इसकी वैल्यू रिपीट होती है। यही कहानी कॉस ओमेगा टी की भी है साथियों, कॉस ओमेगा टी भी आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद ओमेगा क्या होता है, ओमेगा यार यहाँ एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा होता कितना है, ओमेगा होता है पूरा गोल चक्कर 2 पाई इन अ गिवन टाइम पीरियड t, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है। यह आपने वेव में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ लिया कि ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब देखो ओमेगा आपको पता चला 2 पाई बाई कैपिटल टी है, जहाँ पे आपका ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस शर्म की बात है फिजिक्स में कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही फार्मूला है, एक ही यूनिट है, बट फिज़िकल इनके एक्सप्लेनेशन या फिज़िकल जो इनके कंसिक्वेंसेस हैं अलग अलग हैं, ठीक है। ये टी आपका टाइम टेकन नहीं है, टाइम पीरियड है, ठीक है, ये बात याद रखना। टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड है, जबकि ये टी क्या है, इंस्टेंट है, ठीक है। टी बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे इंस्टेंट हो सकते हैं। अब आपको पता है 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, तो यार मेरी आदत है फ्रीक्वेंसी का न्यू लिखने की, ये है तो मैं न्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या जिसे हम बोलते हैं सोर्स फ्रीक्वेंसी, जो आपने बैटरी में लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या है ये सोर्स फ्रीक्वेंसी, अभी आगे जाके पढ़ते हैं, ये है, ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या सोर्स फ्रीक्वेंसी, इसे हम ये लिखते हैं। अब देखिए सोर्स फ्रीक्वेंसी होता क्या है, उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, ये मिटाते हैं और देखिए होता क्या है। मैंने आपसे बोला कि जैसे डीसी है, इन डीसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी वो जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी जीरो होना मतलब एक टाइम में करंट जा ही रही है, वापस नहीं आई अभी तक, जाएगी। वापस कब आएगी, जब टाइम फाइनल हो जाएगा, t 0 से t जा ही रही है। तो डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। मतलब यार अगर आपने सेल बनाया, ये मान लो आपने सेल बना दिया एक, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो एक की बार जाएगा करंट, ओनली एक बार जाएगा, वन टाइम फ्लो होता है करंट, एक की बार जाएगा। मान लो यहाँ से चलना शुरू करें 0 टाइम में, यहाँ पहुँचा t टाइम में, तो बस एक ही बार जाएगा, ओनली 1 टाइम, 0 से t एक ही बार फ्लो करेगा, एक बार गया और एक बार पहुँचा, बस ये। जबकि देखो AC में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती, DC में तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एक बार गया तो जा ही रहा है, ठीक है, ओनली 1 टाइम।
तो फ्रीक्वेंसी तो मतलब होता है नंबर ऑफ़ एनीथिंग पर सेकंड। यहाँ एनीथिंग का हुआ, एक ही बार तो हो रहा है ये है, तो 1 नहीं बोलोगे, फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ठीक है। वो चीज़ पूरी भी नहीं हुई अभी। जबकि इन एसी में ना जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल यही होता है। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो एसी की सप्लाई आती है वो जनरली ऐसी आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। और जैसे यूएसए हो गया वहाँ पे आती है 110 वोल्ट और 100 हर्ट्ज़, ये है। अब इसका मतलब है क्या, देखो 50 हर्ट्ज़ हमारे लिए काम की चीज़ है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट यही होती है 50 हर्ट्ज़। समझो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में एसी मूव्स 50 का डबल 100 टाइम्स। एक सेकेंड में एसी 100 गुना या 100 टाइम्स मूव कर गया, उस सर्किट से चल गया, पूरा फ्लो हो गया। जैसे मैंने कोई भी सर्किट बनाया, जैसे यहीं से स्टार्ट करा, यह है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, तो एक सेकेंड में ये 100 बार चल जाएगा। सर 100 क्यों, 50 क्यों नहीं? तो देखो क्योंकि एसी में 2 फेज़ होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 50 बार पॉजिटिव साइड चल जाएगा और 50 बार नेगेटिव साइड। मतलब 50 बार फर्स्ट हाफ साइकिल में घूमेगा और 50 बार सेकेंड हाफ में घूमेगा। मतलब 50 बार एक सेकंड में क्लॉकवाइज घूमेगा और 50 बार एक सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जबकि इतने ही एक सेकंड में डीसी एक बार भी नहीं घूम पाया, समझ रहे हो? तो कितना फैटल है। जबकि इतने ही सेकंड में डीसी जो है एक बार भी नहीं घूम पाया। ये चीज़ है, क्लियर? तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, जबकि एसी अगर 50 हर्ट्ज़ दे रखा तो एसी मतलब एक सेकंड में 100 बार घूम गया। 50 बार पॉजिटिवली, 50 बार नेगेटिवली, 50 बार क्लॉकवाइज, 50 बार एंटी क्लॉकवाइज, 50 बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में, 50 बार नेगेटिव हाफ साइकिल में। ये डीसी एक बार भी नहीं घूम पाया। अब ज़रा मैं समझाता हूँ, 100 में तो आपको पता है फिर 200 होगा, ठीक है। तो अब ज़रा एक बार समझो, मैंने मान लो एक मेरे पास पॉलीथीन है ना, और उसके अंदर पानी भरा, तो आप खुद देखो ज़्यादा फैटल क्या है, मेरे को इससे पानी निकालना है। मैं एक बार पियर्स करते जाऊँ, एक बार किसी सुए से या किसी चाकू से पियर्स करते जाऊँ, या मैं बार बार पियर्स करूँ, ऐसे मारूँ, एक बार ऐसे कर दूँ या बार बार ऐसे ऐसे करूँ। एक बार डीसी है, 50 बार ऐसे, 50 बार पीछे से, 50 बार आगे से, 50 बार पीछे से, तो ज़्यादा फैटल कौन है? एसी है। बार बार अगर आप स्पोक करोगे तो ज़्यादा खतरनाक है वो, ये चीज़ है, ज़्यादा पानी निकलेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये एसी की रिप्रेजेंटेशन थी यार। ऐसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट हुआ ना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना उसका भी एवरेज कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये चीज़ हम पढ़ना चाह रहे हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या E इज़ इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, पर अब साइन लेके चलते हैं। कभी कभार बच्चों में ये भी लिखूंगा V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है। या तो E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखो या V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखो। अब नोटबुक में एक चीज़ लिखना, ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है किसकी? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है। ई क्या है? ईएमएफ एट इंस्टेंट स्मॉल टी, ई जो है वो ईएमएफ है कब? स्मॉल टी इंस्टेंट में, और बाकी आपको ओमेगा पता ही है, ठीक है। ईएमएफ एवरेज कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? ईएमएफ फर्स्ट हाफ में प्लस ईएमएफ सेकंड हाफ में। देखो फर्स्ट हाफ में अगर प्लस ई है तो सेकंड हाफ में माइनस ई होगा, और कट के कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा। तो एवरेज एसी का भी कितना है? 0, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब एई का भी कितना है? 0 है। इसका भी, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा पीरियोडिकली। ये टाइम है, ये टाइम है यहाँ पे, ये ईएमएफ अल्टरनेटिंग, ठीक है। इसे लिख लेते हैं एई अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। देखो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना इसके एम्पलीट्यूड में, फिक्स नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश यार। अब आप क्या देखोगे, अब आप इसमें जो पढ़ना चाहोगे ना, तो हम 2 चीज़ें पढ़ना चाहेंगे कि यार करंट को मेज़र कैसे करें। तो करंट को या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेज़र करने के 2 तरीके होते हैं।
या तो आप एवरेज मेज़र करो, जैसे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 3 तरीके से निकलती है, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और तीसरी रूट मीन स्क्वायर। तो हम यहाँ करंट को भी ना रूट मीन स्क्वायर के जैसे ट्रीट करेंगे, यह है। अब देखो एक बात है, जब भी रूट मीन स्क्वायर की बात आती है तो हम हीट की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब भी रूट मीन स्क्वायर की बात करेंगे, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो चाहे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, आप हीट जो है जूल्स हीटिंग लॉ H=I²RT उससे डील करोगे, ठीक है, ये चीज़ है। और जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज में तो करंट लेते हैं, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये चीज़ें। तो जैसे आप पे 4 डेरिवेशन आएगी अभी, क्या है, जैसे आप पे वो 4 डेरिवेशन है, एक बार हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, मीन या एवरेज, मीन और एवरेज एक ही चीज़ होती है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालेंगे एसी की, ठीक है, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, या तो अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, ठीक है। और ये हमेशा हाफ साइकिल में निकालना, क्यों, क्योंकि फुल में तो जीरो आएगा, फुल में कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हम जो मीन या एवरेज निकालेंगे एसी या ईएमएफ, वो कैसा आएगा, हाफ साइकिल में निकालेंगे। मतलब 0 से T/2 निकाल सकते हैं या T/2 से T निकाल सकते हैं। 0 से T/2 क्या है, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर T/2 से T क्या है, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल, या तो ऐसे निकालो। या हम क्या करेंगे, जब हम RMS निकालेंगे तो RMS में पूरा टाइम लेंगे 0 से T, ठीक है। और RMS भी हमें ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों ही चीज़ें निकालनी पड़ेगी, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। तो ये है। अब इसे समझना ना थोड़ा टेढ़ी खीर है, पर इसे समझ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे समझ ही लेते हैं हम लोग। तो जैसे मैं आपको बोला 4 डेरिवेशन आएगी, सबसे पहले आएगी मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, फिर आप आएगा मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, या ऑल्टरनेटिंग करंट पहले कर लेंगे, फिर आएगा आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट, और फिर फाइनली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। तो मीन और एवरेज एक ही चीज़ होती है, तो हम पहले देखेंगे मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट AC की, ये डेरिवेशन आएगी हम पे, है ना। याद रखना, इसको हम निकालेंगे ओनली इन हाफ साइकिल, 0 से T/2, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकाल रहे हैं, क्योंकि जो I एवरेज होगा या मीन होगा इन टोटल टाइम 0 से T, टोटल टाइम 0 से T विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर, पता है ना, अभी देखा था हमने। तो हम हाफ में निकालेंगे, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो यार इसको समझने के लिए ना मैं तो क्या करता हूँ, जैसे मेरे 2 हाथ हैं और 2 हाथ में दोनों सर्किट हैं, एक सर्किट ये रहा, एक सर्किट ये रहा, ऐसे आप समझ पाओगे इसे अच्छे से। तो हम पे 2 हाथ हैं, एक में AC है एक में DC है, 2 सर्किट हैं, 2 हाथ मतलब 2 सर्किट, एक में AC और एक में DC, एक में AC दूसरे में DC। DC की बात करो पहले, मान लो ये सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R है, कितना रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, और हुआ क्या, इस रेजिस्टेंस R में मैंने हाफ टाइम मतलब 0 से T/2 कुछ तो होगा ना, ये 5-10 सेकेंड, तो मैंने हाफ टाइम मतलब 0 से T/2 में कुछ इसमें DC करंट फ्लो करवाया। क्या फ्लो कराया, DC करंट फ्लो कराया, किसमें, इस हाथ में, यह हाथ क्या है, DC सर्किट, इस DC सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R है, और कितने टाइम के लिए हमने I करंट फ्लो कराया, हमने 0 से T/2 टाइम, कुछ भी होगा ना 5-10 सेकेंड, उसके लिए मूव कराया, और इसने इसमें कुछ चार्ज सेंड करा। ऑब्वियसली करंट क्या होता है, सेंडिंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज़ नथिंग, रेट ऑफ सेंडिंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसने 0 से T/2 टाइम में, इसने कौन, DC सर्किट ने 0 से T/2 टाइम में जो DC सर्किट रेजिस्टेंस R का है, इसने I करंट की वजह से कुछ चार्ज सेंड करा। अब क्या है, ये हाथ क्या है, AC सर्किट है, और ये AC की एक ऐसी वैल्यू है कि जो ऐसे ही R रेजिस्टेंस में इतने ही टाइम 0 से T/2 में उतने ही करंट I की वजह से उतना ही चार्ज सेंड करे। ये तो आपको पता चला, हमें AC और DC को कंपेयर करना है, तब डेफिनेशन आप समझ पाओगे। पहले DC की बात करो, ये DC सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R है, इसमें कितना करंट फ्लो करना है, I, कौन सा वाला, DC वाला, और कितने टाइम के लिए, 0 से T/2 टाइम में। तो जब ये करंट इसमें फ्लो कराया तो इसने कुछ चार्ज Q सेंड करा, ठीक है। अब हमें AC क्योंकि फ्लक्चुएट होता है, तो AC की भी अप्रॉक्सीमेटली एंड एक्यूरेटली यही वैल्यू लेनी है, चाहे अप्रॉक्स लो चाहे एक्यूरेट लो, AC की आपको एक ऐसी वैल्यू फिक्स करनी है, क्योंकि AC वेरिएबल है, तो एक ऐसी वैल्यू चुननी है जो इसी सर्किट में
जो रेजिस्टेंस आर का है इतने ही टाइम में इतना ही चार्ज सेंड करे। तो जनरली आप डीसी करंट को एसी करंट से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। एसी करंट क्या करता है, फ्लक्चुएट। डीसी करंट क्या करता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो डीसी करंट है एक सर्किट में, इमेजिन करो एक सर्किट है, उस सर्किट में ये डीसी करंट जो सर्किट आर रेजिस्टेंस का है, तो इस डीसी करंट ने इतने टाइम में इसमें क्यू चार्ज सेंड करा। अब हमें एसी की ऐसी एक फिक्स वैल्यू पकड़नी है कि वो एसी भी इसी सर्किट में, इमेजिन करो इसी सर्किट में इतने टाइम में ये एसी उतना ही चार्ज सेंड करे जितना डीसी ने करा, उतना ही चार्ज सेंड करे जितना डीसी ने करा। तो दो बातें, हम यहाँ पे एसी को डीसी से कंपेयर कर रहे हैं। कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है कि सर्किट सेम है, सर्किट कितने रेजिस्टेंस का है, आर का। और कॉमन चीज़ ये है कि चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, दोनों को इतने टाइम के लिए फ़्लो कराना है। अब डीसी की एक वैल्यू ने, करंट ने, डीसी की एक फ़िक्स वैल्यू करंट ने क्यू चार्ज सेंड करा। अब एसी क्योंकि वेरिएबल है तो एसी की एक ऐसी फिक्स वैल्यू लेनी है जो इसी सर्किट में, जो कि रेजिस्टेंस आर का है, इतने टाइम के लिए भाई उतना ही चार्ज सेंड करे जितना डीसी ने करा होगा। तो एसी की ऐसी फिक्स वैल्यू पकड़नी है जो उतना ही चार्ज सेंड करे इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस आर का है, जिसका टाइम 0 से t/2 है, जैसे डीसी ने करा था। क्यू चार्ज करा था तो इसको भी क्यू करना है, उसने 2Q करा तो इसको भी 2Q करना है, ये बात है। और जब आप ऐसा करंट ढूंढ लोगे ना तो वो करंट आपका होगा एवरेज या मीन, वो होगा आपका एवरेज या मीन ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल लेनी है। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश, ये चीज़ें बहुत बढ़िया।